जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लुसेंट बुक के माध्यम से एमसीक्यू के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें हम लोग फिजिक्स में यांत्रिकी चैप्टर को देख रहे थे, जिसका हम लोग 1 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 91 से लेकर 120 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। देखिए, जब हाइट बढ़ता है, जब ऊपर जाते हैं हम लोग, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही जो तापमान है, वो जो पानी है वो उबलने लगता है। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उससे कम टेम्परेचर पे ही क्या होता है? पानी तो ऊंचाई पे 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर पानी क्यों उबलता है? क्योंकि जब वायुमंडलीय दाब ऊपर क्या होता है? कम जाता है, और उसका उबलने का बीच जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जब हम लोग हाइट पे जाते हैं, जब हाइट बढ़ेगा मतलब वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम जाएगा। और जब वायुमंडलीय दाब कम जाएगा तो क्वथनांक भी कम जाता है। ठीक है, दाब कमने पर क्वथनांक कम जाता है। दाब कमने पर क्वथनांक भी कम जाता है। क्वथनांक भी कम जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप। जब दाब कमता है, जब प्रेशर कमता है, तो क्या होता है? उसका उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो क्वथनांक है वो भी कम जाता है। जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही उबल जाएगा। क्यों? क्योंकि दाब कम रहा है तो क्वथनांक भी कमेगा, टेम्परेचर भी कम जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग पीछे भी देखे थे, जैसे फाउंटेन पेन का स्याही वगैरह लीक हो जाता है तो ऊपर जाता है जब हवाई जहाज वगैरह में, तो क्या होता है? वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम जाता है। या हम लोग पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं तो मुंह या नाक से ब्लड आने लगता है। ये सब किसका रीजन है? तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण से ये सब होता है। सेम क्वेश्चन था कि जब ऊपर जाएंगे हम लोग, जब ऊपर में खाना वगैरह भी जो है ना बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्वथनांक कम जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 बोल रहा है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। देखिए, जो साबुन के बुलबुले के जो अंदर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगर वायुमंडलीय दाब से कम रहेगा तो बुलबुला जो है, वो जो बैलून है वो फूलेगा ही नहीं। उससे क्या होता है? दाब अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से जो साबुन का जो बात बुलबुला है उसका दाब अधिक होता है, तब तो गुब्बारा जैसा फूल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि साबुन के बुलबुलों के अंदर का दाब क्या होता है? जितना वायुमंडलीय दाब है उससे ज्यादा होता है, तब तो फूलता है। कम रहेगा तो नहीं फूलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। 93 बोल रहा है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? जो दलदल का होता है सड़क, उस पर हम लोग क्यों फिसल जाते हैं? तो उसमें क्या होता है? घर्षण की कमी होता है। जहाँ पे घर्षण की कमी होगा तो क्या होगा? फिसल जाएगा। वहाँ पे हम लोग को चलने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। घर्षण की कमी खत्म, वहाँ पे घर्षण की कमी होती है। कहाँ पे? दलदली सड़कों पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 बोलता है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? यानी ये किस बात को दर्शाता है जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाता है? देखिए, वायुमंडल का जो घटना होता है, कभी मतलब क्योंकि बारिश, तेज आंधी, तूफान, ये सब को हम लोग बैरोमीटर के माध्यम से मापते हैं या उसका चेक करते हैं कि कब क्या होने वाला है। तो बोल रहा है कि बैरोमीटर का जो पारा है वो अचानक नीचे गिर जाए, तो अगर अचानक नीचे गिरता है तो वो किस बात को दर्शाता है कि क्या होने वाला है? तो वो आंधी तूफान को दर्शाता है। देखिए, इसमें 3 तरह का होता है। अचानक नीचे गिर जाए, अचानक नीचे गिर जाए, नीचे गिर जाए तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगा। आंधी तूफान मतलब आंधी तूफान आने वाला है। धीरे धीरे नीचे गिरे, धीरे धीरे नीचे गिरे। अगर धीरे धीरे गिर रहा है मतलब वर्षा होने वाली है, वर्षा होने वाली है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर चढ़े, धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो क्या होगा? मौसम साफ रहने वाला है, मौसम साफ रहने वाला है। ये 3 चीज को आप याद रखिएगा। बैरोमीटर का अगर पारा अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है?
आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है। अगर धीरे धीरे उसका पारा नीचे गिर रहा है मतलब वर्षा होने वाली है, और धीरे धीरे अगर उसका पारा ऊपर चढ़ रहा है मतलब मौसम साफ रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाता है तो किस बात का होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आंधी। आंधी तूफान का इंडिकेट करता है कि आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 बोल रहा है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजन से भरा हुआ एक पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी से छोड़ा जाता है ऊपर की ओर, तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? तो जो वायुमंडल से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? उसका वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम जाएगा। वायुमंडलीय दाब कमेगा मतलब उस पर अगर प्रेशर कमेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? गुब्बारा धीरे धीरे ज्यादा फूलेगा और फूलते फूलते वो फट जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है? उसका माप में वृद्धि होगा, यानी कि गुब्बारे के माप में वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी। ऊपर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब कमेगा और गुब्बारा का जो दाब है अंदर को वो बढ़ेगा। अगर उसके अंदर का दाब बढ़ेगा मतलब उसका धीरे धीरे साइज बढ़ेगा, मतलब ज्यादा धीरे धीरे फूलने लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 बोलता है समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? सेम क्वेश्चन है। धरती जो समतल है उसको पे और एक हाइट पर्वत है उस पर सांस लेने में बहुत अंतर है, ऊपर सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो क्यों होता है? सेम क्वेश्चन है। ऊपर जाने से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता ऊपर बढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 97 बोलता है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? सेम क्वेश्चन। ऊपर जाएगा वायुमंडलीय दाब घटेगा और वायुमंडलीय दाब घटेगा तो गुब्बारा ऊपर जाकर साइज बढ़ेगा तो फट जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा, वायु दाब घट जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? देखिए, जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना बहुत जल्दी पक जाता है, मतलब कम टाइम में पक जाता है। क्यों? तो प्रेशर कुकर में दाब ज्यादा हो जाता है। जब दाब ज्यादा होता है तो क्या होता है? क्वथनांक ज्यादा होगा। जो दाब और क्वथनांक में क्या होता है? सीधा संबंध होता है। अगर वायुमंडलीय दाब कम रहा है तो क्वथनांक कमेगा, अगर अगर दाब बढ़ रहा है तो क्वथनांक बढ़ेगा। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है? जो उसका अंदर का भाप होता है उसका क्या होता है? प्रेशर दाब होता है वो बढ़ जाता है। अब दाब बढ़ जाएगा मतलब क्वथनांक बढ़ जाएगा। अब क्वथनांक बढ़ जाएगा यानी कि खाना जल्दी पक जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जब दाब अधिक होगा तो जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और खाना जल्दी पक जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। 101 बोलता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? दो चीज होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, और एक होता है नाभिकीय विखंडन। इस संलयन क्या होता है? जिसमें दो नाभिक मिलकर एक नया नाभिक बनाता है, एक तीसरा नाभिक का निर्माण करता है। दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नाभिकीय संलयन। एक होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में दो हल्के नाभिक टूटकर एक हल्का नाभिक टूटकर या एक बड़ा नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करते हैं। एक बड़ा नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। दो हल्का नाभिक मिलकर अगर एक बड़ा नाभिक बना रहा है तो वो क्या होगा? दो या दो से अधिक भी हो सकता है, तो वो होता है नाभिकीय संलयन। और एक बड़ा नाभिक टूटता है कई प्रकार के नाभिकों में, तो वो क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पूछ रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? जो ऊपर सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ठीक है। और जो बम वगैरह फटता है, परमाणु बम जो भी बम है, वो सब में क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन होता है उस समय टूटता है, ठीक है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 102 बोल रहा है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सेम क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? आपके संलयन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 103 बोलता है डायनोमो परिवर्तित करती है। डायनोमो यानी कि जनरेटर, जो जनरेटर है वो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में चेंज करती है? जो डायनेमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, जो डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, वही पूछता विद्युत मोटर, तो इसका उल्टा होता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आगे रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 बोल रहा है प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सोलर वगैरह से क्या होता है? करंट ही मिलता है, विद्युत ही मिलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 बोल रहा है जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। उस पदार्थ में क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा नहीं, इसी तरह हाँ सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। कोई भी गद्दा वगैरह पर जब हम बैठते हैं तो बैठने के बाद उसका आकार चेंज होता है, मतलब नीचे की ओर धंस जाता है। तो उसमें क्या है? उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जब हम बैठ रहे हैं तब उसमें गति आ रहा है। ठीक है, जिस वस्तु में गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। और स्थिर मतलब स्थिति के कारण होता है जो ऊर्जा, उसको बोलते हैं हम लोग स्थित ऊर्जा। जैसे धनुष में उसको टाने हुए हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, जिसमें उसको हम छोड़ेंगे धनुष से तीर को तो उसमें क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। 106 बोलता है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली, इसमें गतिज ऊर्जा है, ये नहीं होगा। बहता हुआ पानी, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। चलता हथौड़ा, इसमें भी है। खींचा हुआ धनुष, तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, कहा खींचा हुआ धनुष है, इसको छोड़ा नहीं है। जब इसमें छोड़ देगा धनुष से तीर निकल जाएगा तब क्या हो जाएगा? वो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। जब तक सिर्फ खींच के रखा है तब तक क्या है? उसमें स्थितिज ऊर्जा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 107 बोल रहा है जब एक चल वस्तु की गति दुगना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जब एक वस्तु की चाल दुगना होती है तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। जब ये भी दुगना होगा तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 बोल रहा है सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं ऊपर की ओर तो अधिक ऊर्जा लगता है, अधिक एनर्जी लगता है। क्यों लगता है? तो व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। जो व्यक्ति है कहा कि गुरुत्व बल नीचे की ओर खींचती है, हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो उसका अपोजिट काम कर रहा है, उसका अपोजिट बल लग रहा है, इसलिए हम लोग को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है सीढ़ी पे चढ़ने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश? देखिए, द्रव्य को न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश, यह कौन सा नियम है? तो इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसको वैध ठहराता है ऊर्जा संरक्षण के लिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है ना तो ऊर्जा का विनाश होता है, उसका सिर्फ रूपांतरण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। 110 बोल रहा है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम पर सीधे अनुप्रयोग है? देखिए, स्वचालित जो वाहन होता है उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। ठीक है, बहुत सारा हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, वो किस नियम पे आधारित है? तो पास्कल के नियम पे आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। जितना प्रकार का भी हाइड्रोलिक ब्रेक है वो सब पास्कल के नियम पे आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। 111 बोल रहा है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? देखिए, जब साइकिल पर हम लोग चलाते हैं, जब कहीं पे मोड़ आता है तो अब हम लोग हल्का टर्न करते हैं, मतलब हल्का मोड़ की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? तो इसलिए झुक जाते हैं ताकि जो उसका गुरुत्व केंद्र है वो आधार की ओर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा।
वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। अंदर की ओर झुकता है, जिस तरह का मोड़ रहेगा उस तरह हल्का झुकेगा ताकि उसका गुरुत्व जो केंद्र है वो आधार की ओर, सेंटर की ओर बना रहे और व्यक्ति गिरने से बचे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 बोलता है कोई साइकिल सवार किस मोड़ पे घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है? नहीं। अंदर की ओर झुकता है? सही है। आगे की ओर झुकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं झुकता, गलत है। जब कोई व्यक्ति मोड़ जब घुमाता है तो मोड़ की ओर क्या होता है? अंदर की ओर हल्का झुकता है ताकि उसका गुरुत्व केंद्र अंदर की ओर बना रहे और गिरे नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। 114 बोलता है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो उसमें होता है अपकेंद्री बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ऐसे हो जाएगा, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। उसका केंद्र में क्या होता है? उसका केंद्र में क्रीम जम जाता है। जब उसमें गतिज होता है, जब उसको मथते हैं हम लोग, तो उसका केंद्र में अभिकेंद्री होगा, अपकेंद्री होगा, इसका अपकेंद्री होगा ना। ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा, अपकेंद्री, मतलब उसका बीच में क्रीम जम जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। 115 बोल रहा है जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्यों? अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, गलत है। अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है। जो अपकेंद्र बल पानी के वजन से, अपकेंद्र बल, एक सेकेंड, वो पानी क्यों नहीं अधिक गिरता है? तो अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। जो अपकेंद्री बल होता है वो पानी के वजन से अधिक होता है, तो उसको नीचे की ओर अपनी ओर टान के रखता था कि पानी बाहर न गिरे। ऑप्शन नंबर इसका एक ही सही होगा। जो अपकेंद्र बल होता है वो पानी के वजन से अधिक होता है, तब तो अपनी ओर उसको टान के रखता है, पानी ऊपर बाहर नहीं गिरता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 116 बोल रहा है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपकेंद्रन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी। उसमें क्या होता है वॉशिंग मशीन में? उसमें गोल गोल चक्कर लगाता है और जितना मैल वगैरह होता है वो बीच में सेंटर में जमा हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। 117 बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जेट। जो जेट होता है, विमान होता है, वो रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 बोलता है पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? देखिए, पृथ्वी से अगर हम कोई वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर हम इसको फेंक दें, यहाँ से स्पीड दे दें पृथ्वी से, तो फिर दोबारा पृथ्वी पे वापस नहीं आएगा, वो सीधे अंतरिक्ष में चला जाएगा और सब दिन वहीं पर ऊपर घूमते रहेगा। ठीक है, अगर इतना स्पीड से हम भेज देंगे तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का स्पीड से कोई वस्तु को अगर हम पृथ्वी पर से फेंकेंगे इतना स्पीड देकर, तो फिर वापस पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, वो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। 120 बोल रहा है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? जो भू स्थिर उपग्रह होता है उसका आवर्तकाल होता है 24 घंटा। जैसे इसका एक रेट होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, इस तरह कुछ होता है। 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट कुछ 4 सेकंड, कितना होता है लगभग, तो लगभग हमने दिया है 24 घंटा। ठीक है, तो भू स्थिर उपग्रह होता है उसका आवर्तकाल लगभग 24 घंटा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।